सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे कारक। समझ गए? लेकिन कारक ही क्यों, इसको पहले समझिए। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि शब्द एवं पद में क्या अंतर है? कौन बताएगा? शब्द और पद में क्या अंतर है? हाथ उठाइए जिसको पता हो। शब्द और पद में क्या अंतर है? अच्छा, 1 2 3 4 बस। इधर का विजय प्रताप, दान बहादुर। हाँ, 2 शब्दों से मिलकर बना हो तो शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। और 5 6 पद से मिलकर बना हो तो शब्द कहते हैं ना। चलिए आइए, शब्द और पद में पहली बात तो हम कहें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है तो आप ही कहोगे तब पूछे का है कि क्या अंतर है? तो है अंतर। कोई अंतर क्यों नहीं है ये भी क्लियर हो जाएगा, और क्या अंतर है ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिख दिया कुर्सी, मेज, मार्कर, पंखा, लकड़ी, लड़की, हो गया। अब इसको आप क्या बोलेंगे? शब्द। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 6। कितने शब्द लिखे गए हैं? 6 शब्द। अब इन्हीं में से किसी एक शब्द का, हाँ, शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। प्रयोग, तब उसे हम शब्द न कह के तब हम उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे हम लिखे दें, एक सेंड वाक्य लिखते हैं, कुर्सी पर बैठ जाइए। क्या लिखा गया? कुर्सी पे बैठ जाइए। तो ये पूरा एक वाक्य हो गया ना। अब यहाँ कुर्सी क्या था? शब्द था। लेकिन अब यहाँ पे कुर्सी क्या बन गया? पद बन गया। बात क्लियर होगी? अगर हम इसको परिभाषित करें या अंतर बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो शब्द को शब्द न कहकर बल्कि पद कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो उसी शब्द को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अब अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें कितने, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, तो वाक्य का निर्माण शब्दों से नहीं होता बल्कि पदों से होता है। आप इसे अगर गिनोगे 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, चाहे गलत है, क्योंकि अब वो वाक्य में आ गया है तो वो शब्द नहीं रह गया, अब क्या हो गया है? पद हो गया। तो पद की परिभाषा क्लियर सबको? तक भैया स्वतंत्र घूम रहा था तब तक शब्द था, जब उसका प्रयोग वाक्य में हो गया पद बन गया। जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक स्वतंत्र था, अब उसका विवाह हो गया, स्वतंत्रता खत्म हो गई। यही हुआ ना। चलिए आगे। अब सवाल यह है कि पद के कितने भेद होते हैं? परिभाषा तो क्लियर हो गई, तो पद के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा आंसर कि पद के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। कहीं पर भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आप लिखते नहीं एग्जाम में ना, विकल्प चुनते हैं ना। लेकिन जानते रहेंगे तभी तो क्लियर कर पाएंगे। तो पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या नाम है भैया पद का? पहले को कहा जाता है संज्ञा, दूसरे को कहा जाता है सर्वनाम, तीसरे को कहा जाता है क्रिया, चौथे को कहा जाता है विशेषण और 5वें को कहा जाता है अव्यय। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो उस शब्द को ही पद कहते हैं। पद के कितने भेद होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। हो गई बात क्लियर? अब इन्हीं 5 पदों से ही मिलकर किसी न किसी वाक्य का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई? कोई भी वाक्य होगा, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, लेकिन ये जरूर रहेंगे। हो सकता है ये संज्ञा और क्रिया भर से वाक्य बन जाए। जैसे मैं खाता हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, खाता हूँ। तो खाना क्या है यहाँ पर, क्रिया है। मैं क्या है, सर्वनाम है। हो गई बात क्लियर ना। यानी सर्वनाम और क्रिया से मिलकर एक वाक्य बन गया। चलिए एक वाक्य और बोलता हूं मैं। गीता ने सीता से कहा, मेरी घड़ी अत्यंत अत्यंत सुंदर है। सुंदर है। गीता क्या है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। सीता संज्ञा से कहा, मेरी सर्वनाम, घड़ी संज्ञा, अत्यंत विशेषण, क्या हो गया, विशेषण। सुंदर भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या क्या मिल गया आपको, संज्ञा मिल गई, सर्वनाम भी मिल गया, विशेषण मिल गया और क्रिया भी मिल गई। कहा क्या है, कहना क्या है, क्रिया है ना। यानी वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन 5 से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इनसे कम आ सकता है। जैसे इस छोटे वाक्य में 2 ही चीज़ें आई, कौन कौन आया, सर्वनामों क्रिया आई। बात क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछा जाए कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप जवाब दीजिएगा 5 पदों से होता है। किससे होता है, 5 पदों से। अब ये भूल जाना बचपन वाली कहानी, इस शब्द ही वाक्य बन जाते हैं। शब्दों को जोड़कर वाक्य बना, शब्दों को नहीं, पदों से। कौन कौन से पद, संज्ञा, सर्वनाम। क्या है, गिर जा रहा है आप पंकज बाबा। हो गई बात क्लियर ना। तो क्या क्या पढ़ना है अब आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इनमें से 5 का नाम सबने सुना होगा ना। कोई ऐसा तो नहीं जो अभी तक संज्ञा ही नहीं सुना है। किसी का भी नाम, नाम संज्ञा है, बस इतना याद रखना। बचपन से पढ़ते आए ना, किसी वस्तु स्थान है ही हो के नाम को संज्ञा नहीं। किसी का भी नाम, इसका भी कुछ नाम है ना, क्या नाम है, संज्ञा है। इसका नाम है कुछ, क्या नाम है, कह रहे नहीं है, नाम है ना इसका, है ना, क्या है, संज्ञा है। इसका भी कुछ नाम है ना, क्या है, संज्ञा। दूसरा क्या है, सर्वनाम। तो याद कर लेना, सबका नाम संज्ञा है, सर सबका नाम सर्वनाम। नाम ही सर्व, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। जैसे हम कह दें तुम, अब तुम किसी एक का नाम हो सकता है क्या, किसी का भी हो सकता है, सबका नाम हो सकता है। तुम भी तुम हो सकते हो, तुम भी तुम हो सकते हो ना। अगला क्या है, क्रिया। तो किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, क्या कौन सा काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया। और जो दूसरे की विशेषता बतलाए, अब विशेषता अच्छी भी बतिया सकता है और बुरी भी, ये भी मत सोचिएगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कि विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हो गई बात। अब क्या है, अव्यय। अव्यय का मतलब है वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े, उन पर कोई प्रभाव ही न पड़े। जैसे किसकी किसकी बात कर रहा है, लिंग की, वचन की और कारक की। यानी ऐसे शब्द जिनका लिंग परिवर्तन न हो सके, जिनका लिंग परिवर्तन न हो सके, उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय। ऐसे शब्द जिनका वचन में परिवर्तन न हो सके, वो एक वचन में भी वही लिखे जाएंगे और बहुवचन में भी वही लिखे। बात क्लियर है ना। जैसे मैं एक शब्द लूँ किंतु, क्या लिखा हमने, किंतु। क्या किंतु का लिंग परिवर्तन हो सकता है, किंता, किंतु, किंती, कुछ होगा ना, नहीं होगा, किंतु किंतु वही रहेगा। क्या इसका बहुवचन संभव है क्या, किंतु कह सकते हैं क्या आप एक वचन में, बोलो। किंतुओं कहीं लिखा होता है, नहीं होता ना। अब इस पर कारक का भी कोई प्रभाव नहीं, तो किंतु अपने आप में कौन सा शब्द है, अव्यय शब्द। बात क्लियर हो गई ना। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित न रहे, अडिग रहें, खड़े रहें अपनी बातों पे, वो क्या है, अव्यय। 5 पद क्लियर, 5 पद क्लियर। चलिए अब आगे देते। लिखना तो नहीं है इसको, लिख लो भाई, पद के 5 भेद होते हैं, ऐसे ही लिख लो जैसे लिखे हैं। किसी का नाम संज्ञा है, किसी का भी नाम संज्ञा है, सबका नाम सर्वनाम है, सबका नाम सर्वनाम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं
तो पद के कितने भेद? 5 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। एक बात हो गई। आगे चलें। अब पद की किसे कहते हैं हो गया, पद के कितने भेद? 5 भेद, कौन कौन होते हैं वो भी हो गया। अब एक शब्द और आता है पद परिचय। क्या आता है? पद परिचय। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। परिचय का मतलब उसका इंट्रोडक्शन। बात क्लियर है? जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, एक वाक्य। इस वाक्य में पद होंगे, पदों से ही मिलकर वाक्य बनता है ना। तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। हो गया ना? यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और ये क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब इन पदों का, यानी कि गोला जो हम कर दिए हैं, या चलिए अंडरलाइन कर लिए हैं, यानी अब रेखांकित पदों का परिचय बताना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का परिचय देना ही क्या होता है? पद परिचय। नहीं समझ में आया? क्या नाम है? सोनाली। अब हम कहें सोनाली से, ये है सोनाली, ठीक है ना? ये सोनाली है, ठीक है ना? काहे हंस रहे हो? तुम्हारा नाम लिख दें? चलो आओ, चलो नाक को कान बना रहे। तो अब अगर हम कहें सोनाली अपना परिचय दो, हम कहें सोनाली अपना परिचय दो, तो क्या करेगी सोनाली? पहला काम अपना क्या बताएगी? नाम। फिर हो सकता है और कुछ आगे बढ़ जाए तो कहेगी हमारे पापा का नाम, अब्बा का नाम ये है। फिर उसके बाद हो सकता है फिर बताए अपने गांव मोहल्ले का नाम। फिर हो सकता है अपनी बता दे कितनी उम्र है, 60-65 साल। उसके बाद फिर हो सकता है और आगे बढ़े तो अपनी शैक्षणिक योग्यता बता दे। कहने का मतलब ये है कि अगर सोनाली ये 5 चीज़ बता दे तो उसका लगभग परिचय कंप्लीट हो गया। हो गया ना? यानी सोनाली को ने किसी को भी अपना परिचय देना होगा तो कम से कम ये 5 बातें अवश्य बतानी पड़ेगी। हो जाएगा? उसी प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किए गए पदों का परिचय देने के लिए भी 4-5 चीज़ें आवश्यक होती हैं। क्या? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 संज्ञा के भेद, नंबर 3 लिंग, नंबर 4 वचन, और नंबर 5 कारक। किसी भी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का परिचय देना है तो उस पद के ये 5 चीज आप अगर बता लिए तो आप क्या दे लिए? पद परिचय। अपना परिचय देना है तो ये 5 चीज बता दिए, इसका मतलब आप अपना परिचय दे लिए। तो आपके परिचय के लिए ये आवश्यक है और पदों के परिचय के लिए ये आवश्यक। बात क्लियर? समझ पा रहे हो ना यार? हाँ, क्या ठंडिया ज़्यादा लग रही क्या? हाँ? देखो वहीं बोरा रखा है, ले जाओ दे दो। बोरा नहीं जानते होगा आप लोग? हाँ, आलू रखा है, मतलब तुम्हारे यहाँ आलू है, बाकी के यहाँ किसी के यहाँ आलू है नहीं। तो अब आइए, अब सवाल कैसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई वाक्य दे दिया, तो मैं तो कई के नीचे अंडरलाइन कर दिया, किसी एक के नीचे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताइए। क्या कहेगा? उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद का क्या बताना है? परिचय। तो चलिए मान लेते हैं जैसे राम को कर दिया रेखांकित, तो अब आप रेखांकित जो पद है वो क्या है? संज्ञा है ना। उस संज्ञा का नाम क्या है? राम। अब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है ना? पुल्लिंग है। कौन वचन है? एक ही वचन है ना। राम 8-10 तो नहीं है ना? नहीं। तो इसका मतलब राम कौन वचन है? एक वचन। कारक कर्ता। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला,
क्रिया को या कार्य को संपन्न करने वाले को ही क्या कहा जाता है? कर्ता। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सा काम हो रहा है? मारना काम हो रहा है ना। तो मार कौन रहा है? यानी मारने वाली क्रिया संपन्न कौन कर रहा है? तो क्राम का होगी। तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब हम कह सकते हैं कि इस रेखांकित पद का परिचय कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात? अब यानी कि किसी भी पद के परिचय देने के लिए क्या क्या आवश्यक है? संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन और कारक। बात क्लियर? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ वाला। मान लीजिए, चलिए हम आपसे कहें कि इस पद का परिचय दीजिए, तो पहला क्या? ये क्या है? संज्ञा। इसमें क्या है? इस पद के संज्ञा क्या है? बाण। क्या है? बाण। यहाँ होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद फिर क्या बताना पड़ेगा आपको? लिंग बताना पड़ेगा ना। तो बाण का लिंग क्या है? बाण कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग तो नहीं हो सकता ना। बाण चलाई गई कि बाण चलाया गया? बाण चलाया गया। तो चलाया गया का मतलब पुल्लिंग। कोई ये भी सोच रहा होगा कि नपुंसक लिंग तो नहीं है। हाँ, लिंग 3 होते हैं ना, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो संस्कृत के हिसाब से तो ये हो जाएगा नपुंसक लिंग, क्योंकि बाण बाणी नहीं होता, यही है ना। लेकिन अब आप पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं। एक कौन हो गया? पुल्लिंग, और दूसरा कौन हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाण क्या है? पुल्लिंग है। हो गई बात। अब क्या बताना पड़ेगा? वचन। तो बाण कई वचन है। बाण यही होता, बाणों से मारा तो बहुवचन हो जाता ना। द्विवचन भी नहीं होता हिंदी में। हिंदी में भी वचन 2 ही होते हैं। लिंग भी 2, वचन भी 2। एक से ज़्यादा हुआ तो 2 नहीं कहेगा, कहेगा बहु। हो गया ना। तो वचन कौन सा हो गया? एक वचन। अगर हम कहें कि कारक कौन हो गया, तो कौन कारक होगा यहाँ? करण कारक होगा। काहे करण होगा? अब एक मिनट, काहे करण होगा? इसीलिए तो हम क्या हेडिंग डलवाए हैं? कारक। अब आ गए अपने टॉपिक पे ना। तो कारक क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी पद के परिचय में कारक की बड़ी भूमिका होती है। बात क्लियर है ना। अगर आप कारक नहीं बताए उस पद का, तो उसका परिचय कंप्लीट नहीं। तो इसलिए हम आज, अब देखिए, वैसे हमको पढ़ाना चाहिए था, पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण, अव्यय, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक। लेकिन मैं जानबूझ के आज कारक पहले ले रहा हूँ। तो चलिए अब सब लोग लगाइए हेडिंग कारक। पहला सवाल यही है कि कारक किसे कहते हैं? या हम भी ये भी कह सकते हैं कारक क्या है? हो सकता है ना। तो आइए ध्यान से समझिएगा। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, 2 पद तो यही ले लिए, कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, बचा क्या है? क्रिया, विशेषण, अव्यय। यही तो बताया गया 5 भेद है ना। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से परिचय बताने परिचय नहीं, संबंध से संबंध स्थापित करने वाले पर सर्गों, पर सर्ग को हम चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा कंप्लीट हो गई। मैंने कहा कि किसी भी वाक्य में 5 पद तो होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम भले हो जाए ना। बताया गया, मैं खाता हूँ, इसमें 2 ही पद है। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। लेकिन यदि वाक्य बड़ा है तो पद 5 आ सकते हैं। लेकिन कौन कौन से पद हैं? 5 पद कौन कौन से? तेज आवाज़ में होठ हिलाई तो उसी में काम चल जाता है, यही है ना। बताओ 5 तुम। पद 5 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। लिखे नहीं कहा? हाँ, नहीं लिखे थे? बैठे हो कि यूट्यूब पर आएगा तब लिखेंगे। किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद बचे कौन कौन से हैं? क्रिया, विशेषण और अव्यय। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का इनसे जो संबंध स्थापित करे वही कारक है। बात क्लियर है ना। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया।
राम क्या है? संज्ञा है। खाया क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध कौन बना रहा है? ने बना रहा है। तो ने क्या है? कारक। बात क्लियर हो गई? चलिए और कुछ देख लेते हैं। सीता ने हनुमान जी से संदेश भेजा। सीता क्या है? संज्ञा है ना। अब ये वाक्य के अन्य सब पद हो गए ना। इसके और इनके बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? ने क्या है? कारक। समझ में आई बात? नहीं आई? श्याम को घर जाना है। श्याम क्या हो गया? संज्ञा। ये क्या हो गए? अन्य पद। इनके बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? को क्या है? कारक। याद हो गया परिवार साहब कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम। चलिए एक तो सर्वनाम, मैं लिख रहा हूं। चलिए, तुमने खाना खाया, अब आ रहा है। तो तुम क्या है? सर्वनाम है ना। खाना खाया अन्य पद, इसके बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? ने क्या है? कारक। हो गई बात? चलिए तब लिख लीजिए इसको, परिभाषा इतना लिख लीजिएगा। किसी भी वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध स्थापित करने वाले परसर्गों को कारक कहा जाता है। परसर्ग मतलब चिन्ह। फिर से लिख लीजिए, बार बार लिखने से याद होता है। दूसरी बात, कारक के प्रयोग से वाक्य पूर्ण मतलब पूरा एवं अर्थपूर्ण बन जाता है। अर्थपूर्ण का मतलब उसका कोई अर्थ निकलेगा अन्यथा नहीं निकलेगा। बात क्लियर हुई? कैसे? फिर वही उदाहरण ले लेते हैं। वो पता नहीं कहाँ से बड़ा ज़्यादा याद आता है। हाँ, ये वाक्य है। बात क्लियर है? इसमें कारक कौन है? एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है। यही कह रहा है कि कारक के प्रयोग से वाक्य पूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाता है। न विश्वास हो तो हटाई दो। अब बताओ वाक्य पूरा है? अब बताओ वाक्य का कोई मतलब निकल पा रहा है? वाक्य अर्थपूर्ण हुआ? नहीं हुआ। तो कारक का प्रयोग क्या है कि वाक्य को पूर्ण, अर्थपूर्ण और संबंध स्थापित करता है पदों से पदों के बीच। हो गई बात में? अब आपको इतना दिमाग में जरूर आ गया होगा कि कारक का काम क्या है। 3 काम। पद का पद से संबंध, दूसरा वाक्य को पूरा करना, और तीसरा वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना। इतनी बातें क्लियर? तो अब हेडिंग लगाइए, कारक के भेद। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये कहूँगा, कुछ बीच बीच में मेरी क्लासेस एक कमी है जो हम कभी चाह के भी नहीं पूरा कर सकते। कभी हम 10 मिनट लेट लेते हैं, कभी 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं, कभी 2-2 घंटा पढ़ाई देते हैं। इससे किसी को समस्या है क्या? हाँ, यस सर, एक समस्या और किसी के पास कोई समस्या? क्या सुबह? कोई नहीं समस्या ना? नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर काम खत्म वहीं से। अब क्या कोई समस्या होती है? आप देखो कई बातें, एक बातें तो इधर हम व्यस्त थे, इसको जाने देना, व्यस्त थे एक बात। दूसरी बात ये थी कि यार हमारा कुछ काम ही ऐसे होता है कि हम कभी टाइम टू टाइम नहीं रह पाते। लेकिन हाँ, जब भी आते हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो मन से पढ़ाते हैं, और जब तक मन कहता है तब तक पढ़ाते हैं। और एक मेरी बात भी मैं बोलूँ कि मेरी क्लास में किसी को ऊबर नहीं आती होगी। आती है क्या? घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और जिस दिन ये लगने लगाना है बार बार घड़ी देखने कब तक पढ़ाएगा, उस दिन हमारा पढ़ाना बेकार है। तो अगर हम इतना कर सकते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। समझ में आई बात ना? दिक्कत है क्या? तो बोलो ना, हाँ सब कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं बोल रहे हो। तो कारक के भेद कह सकते हैं या तो प्रकार। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हाँ, कहाँ से 8 हो गए? पहला, कारक का नाम
दूसरा, हर कारक का अपना क्या होता है, परसर्ग होता है, जिसको हम कहते हैं चिन्ह। तो एक साइड लिख लीजिए कॉपी में कारक के नाम और दूसरी साइड लिख लीजिएगा परसर्ग या चिन्ह। अगर किसी को ये लगे कि लाइन कितनी लंबी खींचे, तो 8 लाइन के बराबर। नहीं, कभी कभी होता है पूरी लाइन कॉपी खींच दिए, पता चला 4 में इतना हो गया, फिर ऐसे ऐसे काट देते हैं ना। तुम्हारे साथ अच्छा मतलब वो बाकी के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसके साथ हुआ होगा। तो चलिए, पहला कारक है कर्ता कारक, और कर्ता का परसर्ग क्या है, ने। दूसरा है परसर्ग को। तीसरा परसर्ग। चौथा परसर्ग। पांचवा अपादान। परसर्ग से अलगाव की दृष्टिकोण से, अलगाव की दृष्टिकोण में। अगला संबंध। तो का, के, की, रा, रे, रे। सातवां अधिकरण में, कामा, पर। संबोधन। आठवां संबोधन हे, अबे, अहो, अबे। अबे भी हो जाएगा ना, संबोधन ही तो है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जितने लोगों ने ना अभी हमसे छोड़कर कहीं भी कारक पढ़े होंगे ना, इसे हिंदी व्याकरण कक्षा 3 4 से पढ़ाया जाने लगता है, उनके हिसाब से यहीं से कारक समाप्त हो गया है। बात समझ में आ गई? उनके हिसाब से कारक यहीं से समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, अभी तो 10% नहीं हुआ है। तो अब लगाइए हेडिंग, कारक के परसर्गों का प्रयोग, यानी कारक के चिन्हों का प्रयोग। कारक के चिन्हों का प्रयोग, बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग यही लगाइए। तो कारक कितने? 8, सबका अपना अपना क्या है, परसर्ग यानी चिन्ह है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला कारक है कौन सा, कर्ता कारक, और कर्ता कारक का परसर्ग क्या है, ने। तो सवाल ये है कि ने का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। जैसे मैं खाना खा चुका, वाक्य में कर्ता है, कौन करता है, मैं, क्योंकि जो क्रिया को संपन्न कर रहा है, जो काम को कर रहा है, वही क्या है, करता है। तो खाना कौन खा चुका, मैं खा चुका, तो मैं यहाँ पर क्या है, करता है। लेकिन कर्ता के साथ कर्ता कारक का चिन्ह ने नहीं आया। कहीं आया है? राम ने खाना खा लिया, यहां पर राम क्या है, करता है, और इस कर्ता के साथ ने आया। बात समझ आई? राम खाना खा रहा है, नहीं आया ने। तो अब इस हेडिंग के अंतर्गत हमको यही समझना है कि कर्ता कारक के परसर्ग या चिन्ह ने का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। फिर दूसरा देखेंगे कर्म कारक का परसर्ग को का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। फिर कर्म का इसे देखते हुए 8 कारक पढ़ेंगे कि कहाँ पर इस परसर्ग का प्रयोग होगा, कहाँ पर नहीं होगा। इसी में एक अंतर और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ कारक ऐसे हैं जिनका परसर्ग मिलता जुलता, जिस करण का भी से है, अपादान का भी से है ना। तो करण वाला से कहाँ लगेगा, अपादान वाला से कहाँ लगेगा, ये भी अंतर हो जाएगा। कर्म कारक का भी परसर्ग को और संप्रदान कारक का भी परसर्ग को, तो कहाँ ये को लगेगा, कहाँ वो को लगेगा। बात क्लियर है ना। तो एक एक करके पढ़ेंगे तो सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब लगाइए पहली हेडिंग, कर्ता कारक। मेन हेडिंग आपने लगाया क्या,
कारक के परसर्ग या चिन्हों का प्रयोग। उसके बाद अब हेडिंग लगाइए कर्ता कारक। हो गया? आइए बोर्ड पर समझिए। पहले कर्ता की परिभाषा दे दिया जाए, कर्ता है क्या। तो आपको बताया गया किसी भी वाक्य में, वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। बात क्लियर हुई? वह गया, बड़ा छोटा सा वाक्य है। तो गया क्या है? यहाँ पर क्रिया है। गया क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को संपन्न किसने किया? वह। तो वह इस वाक्य में क्या है? कर्ता है। हो गई बात? वह सो गया, सोना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कौन? वह। बात समझ में आ गई? यहां से एक बात याद रखना, मैंने बताया कि पद के 5 भेद होते हैं। किसी भी वाक्य में पांचों आए आवश्यक नहीं हो सकता। बताया गया ना, ये पांचों एक साथ किसी वाक्य में आ जाए ये संभव नहीं है। ये आवश्यक, संभव क्या, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन 2 अवश्य आएंगे, एक कर्ता और क्रिया। इनके बिना वाक्य की कल्पना ही संभव नहीं, वाक्य बन ही नहीं सकता। छोटा से छोटा भी वाक्य हमने बनाया, कर्ता आई और क्रिया है। बात समझ पाए ना? विशेषण न आए, जरूरी नहीं हर वाक्य में विशेषण आए। आवश्यक नहीं हर वाक्य में अव्यय आए। आवश्यक नहीं हर वाक्य में सर्वनाम आए। समझ पाए ना? लेकिन 2 जरूर आएंगे, एक कौन? कर्ता, एक और क्रिया। तो जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको कर्ता की परिभाषा क्लियर हो गई कि कोई भी वाक्य होगा उसमें क्रिया तो अवश्य होगी, और उस क्रिया को, जो उस क्रिया मतलब काम, कार्य जो कर रहा होगा वही क्या है? कर्ता है। और ये तो हो गई परिभाषा। और यदि ना भी पहचान पाए तब भी, जैसे लगे कि भैया इसमें कौन काम कर रहा है, कौन काम है, इसमें कंफ्यूजन है, तो एक सीधा सा ट्रिक है, बड़ा आसान सा। किसी भी वाक्य को पढ़ना और पढ़ने के बाद कौन का प्रश्न करना। किसका प्रश्न करना है? कौन का। जो उत्तर मिलेगा वही वाक्य का कर्ता होगा। जैसे सीता राम के साथ बन गई, कौन गया? तो सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई बात ना। कृष्ण ने माखन चुरा कर खाया, कौन खाया? कृष्ण। तो कृष्ण क्या हो गए? वाक्य का कर्ता। बात क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में कर्ता पहचानने के लिए वाक्य को पढ़ना, पढ़ने के बाद कौन का प्रश्न करना, और इस कौन के प्रश्न में जो उत्तर आएगा वही वाक्य का क्या होगा? कर्ता होगा। समझ में आ गई बात? कर्ता किसी कहते हैं, किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? ऐसे ही पहचानेंगे। वाक्य पढ़ लेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वो 101% सही होगा, वो कर्ता ही होगा। यहां तक क्लियर? अब आगे है कि कर्ता के भेद। तो कर्ता भी भैया 2 होता है। एक को कहा जाता है प्रधान कर्ता और दूसरे को कहा जाता है अप्रधान कर्ता। एक को कहा जाता है प्रधान कर्ता और दूसरे को अप्रधान। तो सवाल है कि प्रधान कर्ता किसे कहते हैं, अप्रधान कर्ता किसे कहते हैं? एक उदाहरण से समझ लीजिए, हो जाएगा। राम खाना खा रहा है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है राम ने खाना खाया। 2 वाक्य है आपके सामने। एक वाक्य में कर्ता के साथ ने नहीं लगा है और एक वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा है। दिख रहा है ना? एक में कर्ता के साथ ने है, ने नहीं है, दूसरे में ने है। तो इसकी परिभाषा मिल गई। जब कर्ता के साथ ने न आए तो उस कर्ता को प्रधान कर्ता कहते हैं, और जिस कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने आ जाए उसे अप्रधान। इस वाक्य में राम कर्ता है, राम के साथ ने नहीं आया, इसलिए राम क्या है? और इस कर्ता में राम के साथ ने आया है, तो यहाँ राम अप्रधान कर्ता। बस क्लियर है? प्रधान मतलब प्रभावशाली, ताकतवर, जो बिना ने के काम चला लिया वो प्रधान करता हो गया ना? अकेले काम चला लिया, और जिसको ने को साथ साथ लेके चलना पड़ा वो अप्रधान। हो गई बात क्लियर? नोट कर लो।
तो कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, कर्ता के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रधान अप्रधान। किसे प्रधान कहते हैं, जो ने को साथ ना लेके चले वो प्रधान है, जो ने को साथ लेके चले वो अप्रधान है। अब सवाल ये है कि कर्ता कारक का जो प्रसर्ग है ने, वो कहाँ प्रयोग होगा, कहाँ नहीं होगा। इसे यही वाक्य मैंने लिखा था ना यहीं पे कि राम खाना खा रहा है, ने नहीं लगा, और राम ने खाना खाया, ने लग गया। तो चलिए इसके लिए आपको कई नियम पढ़ना पड़ेगा। तो पहला नियम नंबर 1 समझिए फिर बाद में लिखिए। पहला नियम है, यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो एवं वाक्य सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एवं हेतु भूत में हो तो ने का प्रयोग होगा, ने का प्रयोग होगा। पहला नियम क्या कहा, वाक्य में कौन सी क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, और वाक्य भूतकाल में हो। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अंग्रेजी में 4 पढ़े होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वाक्य भूतकाल में हो, लेकिन कौन कौन से भूत में हो, सामान्य भूत में हो, आसन्न भूत में हो, पूर्ण भूत में हो, संदिग्ध भूत में हो, और हेतु भूत में। एक तो भूत छोड़ दिया गया है, वो भूत है अपूर्ण भूत। तो हिंदी में भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत। लेकिन एक को छोड़ दिया है, कौन, नियम में अपूर्ण भूत को नहीं लिया गया, यानी अपूर्ण भूत के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ आई? कह रहा है यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो और वाक्य सामान्य भूत में आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत हो। हाँ, एक भूत हेतु होता है। अभी सोच रहे हैं कि जिंद जिन्नात वाला भूत नहीं लिखे, नहीं वो प्रकार नहीं है। हो गई बात ना। चलिए, लेकिन अब सवाल आपके सामने होगा ना कि सकर्मक क्रिया क्या है, और जब सकर्मक क्रिया को जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे। फिर ये भी जानना पड़ेगा कि भूतकाल क्या है, फिर ये भी जानना पड़ेगा फिर सामान्य भूत क्या है, फिर ये भी जानना पड़ेगा आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत क्या है। तो अब हम इसको छोड़ के कहिए क्रिया पढ़ाएं फिर काल पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। जितना यहाँ पर शब्द आए हैं उनको मैं बता के आगे बढ़ जाता हूँ। जब मैं क्रिया पढ़ाऊँगा तो डिटेल में वहाँ क्रिया हो जाएगी, जब मैं काल पढ़ाऊँगा तो वहाँ डिटेल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल सब हो जाएगी। बात क्लियर है? तो चलिए पहले यहाँ पे काम एक शब्द आया है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो बस सुन लीजिए, समझ लीजिए। हिंदी में क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद, किसके? हाँ, हिंदी में क्रिया के 2 भेद। नंबर 1 को कहा जाता है अकर्मक क्रिया और नंबर 2 को कहा जाता है सकर्मक क्रिया। कौन सी बात किया है यहाँ? सकर्मक की। तो सकर्मक या अकर्मक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, राम ने फल खाया। क्या किया? इस वाक्य में क्रिया पहचान लेंगे ना, क्रिया क्या है? ये क्रिया, खाना खाया, ये क्रिया है। क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। का भी जैसा ही है ना। अब ये क्या है? ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है। बात समझ में आई? मैंने अभी आपको ये बताया, किसी भी वाक्य में कर्ता को पहचानने के लिए कौन का प्रश्न करेंगे, जो जवाब आएगा वाक्य का कर्ता हो गए। इसी तरीके से किसी भी वाक्य में कर्म पहचानना हो तो सवाल करना किसको। राम ने फल खाया, किसको खाया? फल को खाया। तो फल क्या हो गया? वाक्य का कर्म हो गया। बात क्लियर हो गई?
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आया है, क्रिया के साथ कर्म आया है। राम ने खाया, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए उसे सकर्मक क्रिया, कर्म न आए उसे अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर खाया कौन सी क्रिया है? अकर्मक। यहाँ पर खाया कौन सी क्रिया है? सकर्मक। समझ गए? जैसे ने आए तो अप्रधान करता, ने नहीं आए तो प्रधान करता। उसी तरीके से क्रिया के साथ कर्म आए तो सकर्मक, कर्म न आए अकर्मक। न्योता पाते हो सब लोग ना? हाँ, कार्ड और पाए हो जीवन में कहीं न्योता होता? कौन नहीं पाया आज तक? नहीं, उठ गए वैसे। तो कार्ड में जब लिख दिया जाए सब परिवार तो क्या मतलब हुआ? परिवार सहित आना है ना। तो वहीं तो लिखा है सकर्मक, कर्म सहित। हो गया ना? स का मतलब होता है सहित। तो सकर्मक यानी कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया, और बिना कर्म वाली क्रिया को अकर्मक क्रिया। हो गया? भूलेगा नहीं ना अब? तब यही कह रहा है कौन सी क्रिया हो? सकर्मक हो। देखना, क्रिया सकर्मक हो वाक्य में और इतने भूत हों तब क्या होगा? वाक्य में ने लगेगा, अन्यथा ने नहीं लगेगा। चलिए 5 वाक्य लिखिए आप लोग। इसको लिख लिया? लिख लिया है? जल्दी से लिखिए परिभाषा, वैसे ही पढ़ा के छोड़ दूंगा, अभी नियम इसका बहुत है। पहला वाक्य हमने क्या बोला? श्याम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य हमने क्या बोला? मोहन ने खाना खाया। तीसरा वाक्य हमने क्या बोला? सीता ने खा लिया, नहीं खा लिया था। हाँ, सीता ने फल खा लिया था। चौथा पांचवा आइए सब लोग बोर्ड पर देखें। कि होती या करती बात एक ही है। ये जो पहला वाक्य है ना, ये सामान्य भूतकाल में है। किस काल में है? दूसरा जो है ना वो आसन्न भूत में है। तीसरा जो है ना पूर्ण भूत में है। पांचवा जो है ना संदिग्ध भूत में है। और पांचवा जो है ना हेतु भूत में है। वाक्य को पढ़िए। आप जितने भी वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं सब के सब भूतकाल में हैं, लेकिन अलग अलग भूतकाल में। सबको पढ़िए तो आपको लगेगा कि बीत चुका है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब पढ़ चुका ना, सेंस आ रहा है ना। अबे इधर देखो, मोहन ने फल खाया, इसका मतलब खा चुका, भूत हो गया। लेकिन कौन भूत हो गया? आसन। पूर्ण भूत कह रहा है। पूर्ण भूत में मतलब सीता ने फल खा लिया था का मतलब भूत। अगला कौन कह रहा? संदिग्ध। सीता ने फल खाया होगा, यदि खाई होगी तो खा ली होगी, तो काम कब खा चुकी होगी ना, काम हो चुका होगा। तो ये संदिग्ध है। और हेतु का मतलब अभ्यास पर नृत्य टीका है, निवृत्ति पर अभ्यास। हेतु सहारे चल रहा है, यानी गीता ने अभ्यास किया होता तो कर चुकी होती ना। अभ्यास किया होता तो इसका मतलब बीत चुका ना। तो अच्छा नाचती, अच्छा नृत्य करती। यानी ये भी बातें हैं भूतकाल की, लेकिन किस भूत में है? हेतु। अब नियम क्या कह रहा है? पहला शर्त ये कह रहा है कि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो। कौन सी क्रिया? सकर्मक। तो भैया देखिए इस वाक्य में कर्म आया है, कर्म आया होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। कर्म नहीं आया होगा तो वाक्य तो क्रिया सकर्मक नहीं होगी ना, यही बताया गया ना। तो क्या इसमें मैं जिससे पूछूंगा क्या इस वाक्य में कर्म आया है, जिससे पूछूंगा पुस्तक कर्म है, कैसे?
हमने कहा ना कि किसको का प्रश्न करने पर जो जवाब मिले वो कर्म होता है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, किसको पढ़ी? पुस्तक को, पुस्तक कर्म। यानी कि इस पढ़ी नामक क्रिया के साथ कर्म आया है, तो यह क्रिया कौन सी है? सकर्म। आगे चलिए, किसको खाया? खाना कर्म आया है, इसका मतलब खाया कौन सी क्रिया है? सकर्मक। किसको खाया? फल। फल क्या हो गया? कर्म हुआ। फल क्या हुआ? कर्म हुआ। तो खाना फिर क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई ना। आगे चलिए, फिर फल आया है, फल क्या है? कर्म है। तो खाना क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। किसको किया? निमित्त को किया। निमित्त क्या हो गया? कर्म हो गया। तो फिर किया सकर्मक क्रिया। हो गई बात। अब यही तो नियम कह रहा है कि यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया, अभ्यास क्रिया होगी ना, अभ्यास क्रिया होगी ना, समझ गए ना। तो यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, सब वाक्य में सकर्मक क्रिया है, बात क्लियर है ना। और वाक्य ये सामान्य भूत में, आसन्न भूत में, पूर्ण भूत में, संदिग्ध भूत में और हेतु हेतु भूत में, इसीलिए आप देखेंगे हर वाक्य में ने आया है, हर वाक्य में ने आया है, आया है ना। तो पहला नियम ये है कि यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, वाक्य सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत और हेतु हेतु भूत में हो, तो ने लगेगा, से और लगेगा, कर्ता कारक का चिन्ह ने लगेगा। अब मैं एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। मैं यहाँ से कर्मवय हटा देता हूँ और आगे बढ़िया देते हैं उदाहरण, लिख देते हैं इसको पूरा। कर्म है इसमें? नहीं है। कर्म है? किसको? श्याम पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है? नहीं जवाब आ रहा है, नहीं है ना। एक बात होगी ना कि इसमें कर्म नहीं है। दूसरा, रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल, रहा है इसका मतलब वर्तमान काल। तो ने आया है? नहीं आया। ने केवल ही में आएगा। अब यहाँ लगा दो तो जबरदस्ती लगेगा, लगा दिए। श्याम ने पढ़ रहा है, सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया हो और यदि वाक्य इन भूत कालों में ना हो तो ने नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो अभी केवल एक नियम है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद बाकी नियम कल बताएंगे। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अभी तब इसके लिए तो काल हम पढ़ाएंगे, अभी चैप्टर ना, अभी काल हम नहीं बताए हैं ना। यहाँ सिर्फ हम आपको उतना नियम बता दिए ताकि आप ये नियम समझ सको, ठीक है ना। अभी काल जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आप पहचानना सीख लेंगे ना।